कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट 2022-23 यानी दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए सीडीपी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चनों को जो कंटेंट क्वेश्चन के साथ साथ पैडागोजी भी इंक्लूड होंगे, जो आपके शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से होते हैं। सीटेट पास 100% इस बार पास होंगे। बहुत बहुत बार आपने ट्राई किया, कोशिश किया, नहीं हो रही। आप हमारे आप टेस्ट सीरीज़ के साथ बने रहे। आप लेक्चर क्लास अटेंड करें, आप नोट्स को भी ले लें। नोट्स के साथ आप अगर पढ़ेंगे तो आपको जाहिर सी बात है अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। यानी कंटेंट जो आपके होते हैं, जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड के माध्यम से आप आसानी से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य, क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के निवासी नागरिक समूह को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने के लिए अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 है। तो क्या राइट आंसर होता होगा, बताइए। संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि भारत में किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। यह अनुच्छेद नंबर 29 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों के साथ। सुजीत अपने आसपास अपने दोस्तों के बीच बहुत पसंद किया जाता है, लोग उसे प्यार भी करते हैं। सुजीत भी अपने जीवन से काफ़ी संतुष्ट है। सुजीत मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत के किस चरण से है? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। मैस्लो की जो आवश्यकताएं थी हमने आपको लेक्चर क्लास में पढ़ाए हैं, और नोट्स, जिन बच्चों ने नोट्स भी ले चुके हैं, नोट्स पढ़ चुके हैं, उनको भी ये क्वेश्चन 5 सेकेंड में राइट आंसर इसका आप आराम से दे पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप डिटेल में पढ़िए, वीडियो को पॉज करके इसको राइट आंसर लगाइए, उसके बाद हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। देखिए, सुजीत अपने आसपास में सभी लोगों को प्यार किया जाता है, वो सभी को वो पसंद है। वे अपने मैस्लो के किस आवश्यकता के बारे में है? वो सामाजिक के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा आसपास में सभी को पसंद किए जा रहे हैं, तो मैस्लो से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विलोपन और स्मरण के मुख्य अंतर क्या है? विस्मरण एक प्रक्रिया है जबकि विलोपन निष्क्रिय प्रक्रिया है। विस्मरण में पुनर्बलन होता है जबकि विलोपन में पुनर्बलन नहीं होता है। विस्मरण अनुक्रिया स्वतः पुनर्बलन नहीं होता जबकि विलोपन अनुक्रिया स्वतः पुनर्बलन होता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। विस्मरण में व्यक्ति की अपनी इच्छा सम्मिलित होती है जबकि विलोपन में कोई इच्छा सम्मिलित नहीं होती है। राइट आंसर बताइए। देखिए, विलोपन और एन जो हम यहाँ पर स्मरण है, इन दोनों के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं हम लेक्चर क्लास में। देखिए पहला ऑप्शन निष्क्रिय, देखिए विस्मरण सक्रिय होते प्रक्रिया है जबकि विलोपन निष्क्रिय, ये गलत हो जाएगा। विस्मरण पुनर्बलन है जबकि विलोपन पुनर्बलन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। विस्मरण अनुक्रिया स्वतः पुनर्बलन नहीं होता, जो अपने आप वो पुनर्बलन नहीं होता, जबकि विलोपन अनुक्रिया का स्वतः पुनर्बलन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लंबे लंबे आते हैं सीटेट में, ज़्यादातर अगर आप देखे होंगे तो क्वेश्चन सीटेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे लंबे आते हैं, आपको लगेगा कि ये 3 क्वेश्चनों को इंक्लूड करके पूछा है। यही सीटेट की एक खासियत है कि वहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आप लगातार क्वेश्चन को भाग लेते रहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु के साथ कुछ खेलने की सामग्री तथा चित्रों का प्रदर्शन करते हैं। वह इन विषयों में कुछ बातचीत करते हैं। विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान से वर्तमान में मिलने वाली जानकारी को जोड़ते हैं तथा खेल की विधियों को सीखते हैं। उपागम डैश पर आधारित है। उपागम शास्त्रीय अनुबंधन पर होगा, सक्रिय अनुबंधन पर होगा, ज्ञान का निर्माण पर होगा, पुनर्बलन पर होगा। क्या होगा, बताइए आपका राइट आंसर क्या होना है, उसके बाद हम आपको राइट आंसर यहाँ पर बताते हैं। देखो, पूर्व ज्ञान की बात हो रही है तो पूर्व ज्ञान होगा तो ज्ञान का निर्माण होगा, तभी वहां पर पूर्व ज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम अक्सर यह देखा जाता है कि विद्यार्थी जब त्रुटियां करते हैं यानी गलतियां करते हैं तो उसका मुख्य कारण होता है इनकी सामाजिक स्तर, अधिगम की विधि, अनुभव का अभाव, आंतरिक अभ्यास की कमी। विद्यार्थी जब सामान्यतः देखा जाता है वो जब गलतियां करती है इसका कारण क्या होता है, गलतियों का जो कारण होता है वो क्या होता है। देखिए, सामाजिक स्तर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि गलतियों का कारण वो खुद होगा। समाज किसी को गलत क्यों सिखाएगा। अधिगम जो होती है, सीखने की प्रक्रिया भी गलत नहीं होती है। सीखने की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से हो सकती है पर गलत नहीं होती है। अनुभव की कमी भी यहाँ पर नहीं होगी, एक्सपीरियंस की। आंतरिक अभ्यास की कमी, वो अंदर जो हमने कहा जब विद्यार्थी खुद से गलती करती है तो वो इंटरनल जो कमी होती है उनके माध्यम से वो गलती करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है कि शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए? क्योंकि बालक अपने आप को हमेशा असहाय महसूस करते हैं, बालक स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, या फिर ऑप्शन सी एंड डी में क्या है, विद्यार्थी को अनुशासित करने से बेहतर कोई विधि नहीं हो सकती, बच्चे के विकास दर भिन्न होती है, भिन्न तरीके से लिखते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी सिंपल है, इसका राइट आंसर भी आपको सिंपल ही होंगे क्योंकि आप ऑप्शन से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, छोड़ दीजिए। बालक हमेशा असहाय महसूस करते हैं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। बालक अपने माता पिता, अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज में जब रहते हैं तो वो असहाय महसूस बिल्कुल भी नहीं करते। बालक स्कूल नहीं जाना चाहते, ऐसा भी नहीं है, बालक स्कूल जाना चाहते हैं बशर्ते स्कूल में बुनियादी ऐसी कोई व्यवस्था हो जहाँ पर बच्चे के वहाँ पर मन लगे। विद्यार्थियों को अनुशासित करने से बेहतर विधि नहीं है, यहाँ तो क्वेश्चन ऑप्शन ही नेगेटिव है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है इसीलिए उस पर बेहतर तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है आपकी कक्षा में अलग अलग विद्यार्थी होंगे और वो सभी अलग अलग पैटर्न से होंगे। चलिए क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिला स्तरीय पेंटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय से 2 छात्र को भागीदारी दी गई है। राजकीय उच्च विद्यालय टिहरी से प्रधानाध्यापक महोदय ने बिना किसी पूर्व सूचना के पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया तथा छात्रों से श्रेष्ठ 2 छात्रों को पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेज दिया गया। प्रधानाध्यापक किस भाव को प्रदर्शित करता है? चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में एक राज्य स्तर की पेंटिंग की प्रतियोगिता है। एक स्कूल के, कोई भी पर्टिकुलर एक स्कूल है, स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं वे अचानक बच्चे से पेंटिंग की प्रतियोगिता स्कूल में कराते हैं। उन प्रतियोगिता में अचानक होती है बिना किसी सूचना के। 2 बच्चे जो फर्स्ट आते हैं उनको स्टेट लेवल के प्रतियोगिता पेंटिंग में वो भेजते हैं। तो क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्ति, परियोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील उपागम। राइट आंसर बताइए। देखिए ये लैंगिक पूर्वाग्रह उसको लगता है प्रधानाध्यापक को लगता है बिना किसी पूर्व ज्ञान के, बिना किसी सूचना के अगर हम किसी को बोल देंगे तो वो कार्य पर निर्भर रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अभ्यास की ज़रूरत होती है। एक शिक्षक अपने छात्रों को किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अक्सर प्रेरित करते हैं तथा यदि कोई छात्र उनसे प्रश्न पूछता है तो वह उत्तर देने के बजाय उसे उत्तर ढूंढने के लिए तथा समूह चर्चा करने के लिए एवं सहयोगात्मक अधिगम पर बल देते हुए उसे प्रोत्साहित करता है। यह सिद्धांत आधारित है सीखने की लालसा पर, निर्देशात्मक सामग्री के वंचित संगठन पर, सक्रिय भागीदारी पर, अनुकरण के सिद्धांत पर। चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शंस आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आप लगाइए। आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? देखिए लालसा पर नहीं होगा, निर्देशात्मक बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर नहीं होगा, सक्रिय भागीदारी पर। देखो जिस चीज़ में बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, हमने आपको कहा सक्रिय होते हैं, वो भागीदारी लेते हैं किसी कार्य के लिए तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड जब होते हैं तो वो सही हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को चाहिए कि अपना शिक्षण से अधिगम कराने पर यदि हम बल देते हैं तो निश्चित रूप से यह विद्यार्थियों के लाभकारी होगा और शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन बालकों पर केंद्रित होगा।
बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली बनाकर रटने को प्रोत्साहन करके अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होंगे इनके राइट आंसर? ए बी सी डी, इसको आप बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम अभी के दौर में बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। देखिए कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की एक विशेषता है। चलिए दो ऑप्शन इनमें हम आपको हटा देते हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। यहाँ पर केवल हो गया, आपको पता है केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बार बार की बात आती है, जो लगातार आए, बार बार आए, रिपीटेड मोड में है, तो वो नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी एंड डी गलत। तो आपके सामने ऑप्शन जो बचता है ऑप्शन सी एंड ए। देखिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ये प्रगतिशील हो या कोई भी सील हो नहीं पता, लेकिन विद्यार्थियों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए नहीं समझाया जाता कि क्या सिर्फ बच्चे को परीक्षा में अच्छे अंक लाया जा सके, सिर्फ इसलिए बच्चे पढ़ते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी तीनों गलत। देखो समय सारणी के बैठने की व्यवस्था पर लचीलापन, लचीलापन एक डेमोक्रेसी है, ठीक है। लचीलापन एक क्या है? डेमोक्रेसी है। तो यानी एक लोकतांत्रिक के रूप में होता है, लोकतांत्रिक। लचीलापन जो होता है वो एक लोकतांत्रिक रूप में गिनती होती है, यानी ये डेमोक्रेसी होती है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड की गिनती में आती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। राजेश ने एक कविता याद कर उसका प्रत्याहन करना चाहा परंतु सफल नहीं हो सका। जैसे ही उसे कविता की पहली पंक्ति सुनाई गई, कविता के अधिकतर अंश का सही सही प्रत्याहन करने में समर्थ हो गया। मोहन के इस विसरण को क्या कहा जाएगा? चिन्ह आधारित विसरण, संकेत आधारित विसरण, लघु आकालीन विसरण, संवेदी विसरण। चलिए कॉन्सेप्ट समझिए, एग्जाम के कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी इसका राइट आंसर आप दीजिए। देखिए संकेत, एक स्टूडेंट है, वो कविता को याद कर चुका है, लेकिन वो जब आपको कविता सुनाने की कोशिश कर रहा तो उसे याद नहीं हो पा रहे हैं। जब उसे याद नहीं हो पा रहा तो कुछ अंश उसे के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, फिर वो लगातार पूरी चीज़ों को कंप्लीट रूप से बता दे रहे हैं, तो ये संकेत दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने विषय के पारंगत है, अपने विषय में पारंगत है, यही वजह है कि छात्र उनका काफ़ी सम्मान करते हैं, लेकिन अपने वेशभूषा तथा व्यवहार से काफ़ी लापरवाह दिखते हैं, इस बात की ओर इंगित करता है। एक शिक्षक है, जैसे आप हैं, मान लीजिए अपने जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट में आप परिपूर्ण हैं, निपुण हैं, लेकिन आपकी जो वेशभूषा है आपकी लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं ये किस ओर इंगित करता है? शिक्षक के पास समय नहीं है, शिक्षक बचपन से ही ऐसे हैं, शिक्षक सीधे साधे हैं, शिक्षक कुछ मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। वाह। देखिए क्वेश्चन के बारे में समझिए। आप एक शिक्षक हैं, आपके सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपनी वेशभूषा से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं, तो आप क्या है, आपके पास समय नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बचपन से ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि समय के साथ आप बदल सकते हैं। सीधे साधे होने का ऐसा ये मतलब नहीं है कि बच्चे कोई शिक्षक कुछ भी पहन ले, अपनी वेशभूषा पर ध्यान ना रखें, वो मानसिक तनाव से है, उसको मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में अनैतिक रूप से चल रहा है, जो उसे उसको तनाव ग्रसित कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बहुत सारे अभ्यर्थी बच्चों में भी यह चीज़ देखा गया है और शिक्षकों में भी। एक छात्र में अच्छे अंक प्राप्त एक छात्र परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता, वह आरोप अपनी शिक्षिका पर लगाता है कि सबको अच्छे अंक दिए, मुझे नहीं दिए। छात्र ऐसा क्यों करता है? मनोरचना को प्रदर्शित करता है। एक विद्यार्थी है मोहन, ठीक है, एक विद्यार्थी है मोहन। मोहन कक्षा में परीक्षा में बैठता है, उसे अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाता है,
तो वो इसकी जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी से भागते हुए अपने शिक्षक पर आरोप लगाता है कि आपने सबको अच्छे अंक दिए और मुझे नहीं दिए। किस ओर इंगित करता है? दमन पर, समायोजन पर, पलायन पर, युक्तिकरण पर। देखिए ये एक युक्तिकरण होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये एक युक्तिकरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बालक खेल के मैदान में फुटबॉल मैच खेलता है तब जब उसकी टीम विजयी होता है तो वह जोर जोर से चिल्लाता है और अपने हाथों को तेजी से झटकता है। यह व्यवहार उसको प्रदर्शित करता है किस ओर? वह उल्लासपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति है, उसे व्यवहार में आक्रामकता है, वह अपने व्यवहार में प्रतियोगिता की भावना है। वह खेल के मैदान में ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि खेल के मैदान में और बाहरी जीवन में कोई समरूपता नहीं है। वाह, क्वेश्चन बड़ी कंफ्यूज करने वाली बात है। वह खेल के प्रति आक्रामक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि वो खेल तो नहीं रहा है, लेकिन जो व्यक्ति खेल रहे हैं, उसके जो टीम खेल रहे हैं, वो विजय जब होता है तो वो अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को संभाल नहीं पाते। वो अपनी खेल के अंदर में जो उसके खिलाड़ी हैं वो बाहर आता है, उसे फील होता है कि मैं खुद यहाँ पर खेल रहा हूँ, वो उसे मैं की भावना होती है और वो अपने खेल को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विश्वास की एक यह विश्वास कि सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि का होना एक आवश्यक कदम है, ने शिक्षककर्ता को उन्हें पूर्णतः समाप्त करने की प्रविधियों को ढूंढने से रोका है। इसके फलस्वरूप एक नई प्रविधि बनाई गई जिसके द्वारा उनके निष्पादन की असफलता को समाप्त किया जा सकता है। इस विधि को कहा जाता है प्रोजेक्ट कार्य, दत्त कार्य, कार्यक्रमित पहेली। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कार्यक्रमित निर्देश। बालक कुत्ते को देखकर भाग जाता है, इसलिए डर जाता है वह। जैसे उक्ति का संबंध निम्न में से किसका है? जेम्स लॉगे सिद्धांत का, कैनिन गार्ड सिद्धांत का, स्केटर सिंगर सिद्धांत का, लिंडेस्ले सिंगर सिद्धांत का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, जेम्स लॉगे सिद्धांत का। इनमें से कौन सा सही मिलान है? इसमें बिने जो है एक तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन है बहुतत्व सिद्धांत, थॉर्नडाइक द्वितत्व सिद्धांत, थ्रस्टन प्रतिपादित सिद्धांत। इनमें से 3 गलत होंगे, 1 गलत होंगे। सिद्धांत वाली क्लास अगर आपने डिटेल में क्या होगा तो राइट आंसर आप ऐसे टिक मार देंगे, और अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे, सिद्धांत वाली चैप्टर नोट्स पढ़े होंगे, तो आप 5 सेकंड में इसका राइट आंसर दे पाएंगे। चलिए देखिए, स्पीयरमैन बहुतत्व सिद्धांत गलत होगा, थॉर्नडाइक द्वितत्व सिद्धांत गलत होगा, थ्रस्टन भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिने एक तत्व सिद्धांत है। नोम चोम्स्की का कहना है कि वाक्य का निर्माण जिन नियम के अंतर्गत बालक करते हैं उसे कहते हैं जेनरेटिव ग्रामर, जेनेटिक ग्रामर, हेरेडेटिक ग्रामर। इनमें से कोई नहीं। नोम चोम्स्की भाषा विकास के लिए, जहाँ पर भी नोम चोम्स्की आया तो उसको भाषा विकास के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। तो नोम चोम्स्की का कहते हैं भाषा निर्माण में जिन नियम के अंतर्गत आते हैं वो जेनरेटिव ग्रामर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जब कोई लेखक किसी पुस्तक की रचना करता है तो अपने पुस्तक की रचना में निम्न वाद विवाद यानी उससे बचना चाहता है तथा इन सब पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से अपनी रचना करता है, तभी वह इच्छा रचनाकार कहलाता है। इनमें से किस बात से बचना चाहिए? लैंगिक पूर्वाग्रह से, धार्मिक पूर्वाग्रह से, जातीय पूर्वाग्रह से, उपरोक्त में से सभी। यहाँ तो भैया राइट आंसर अगर आपके हिसाब से पूछे या मैं पता नहीं, मेरे हिसाब से तो सभी चीज़ों में होगी। ना ही लैंगिक पूर्वाग्रह होनी चाहिए, ना ही धार्मिक पूर्वाग्रह, ना ही जातीय पूर्वाग्रह। ठीक है, उपरोक्त में से सभी राइट आंसर होगा। सब मतलब सभी चीज़ों से बचना चाहिए, ये आप नेगेटिव सेंस में ना लें।
समस्यात्मक बालक वे होते हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं, जो कक्षा में अक्सर परेशान करते हैं, इनमें से कोई नहीं। समस्यात्मक बालक की अगर हम बात करें तो ऐसे बालक जो समाज की रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, तो अक्सर परेशान करते हैं, कक्षा में हो या समाज में हो। ठीक है, अक्सर कक्षा में हो या समाज में परेशानी होते, समाज के रूल को नहीं मानते हैं। ठीक है, समाज के रूल को नहीं मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिभाशाली बालक की कौन सी विशेषता है? यह बालक प्रतिस्पर्धा रखने वाले नहीं होते। ये बालक कभी कभी आत्मविश्वास और जोखिम उठाने वाले होते हैं। ये बालक स्वप्रिय व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है। वाह, क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? देखिए, प्रतिस्पर्धा वाले नहीं होते, गलत बात है। ये हमेशा प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कंपटीशन के लिए वो तैयार रहते हैं। कभी कभी प्रतिभाशाली बालक हमेशा रहते हैं बेहतर, स्वप्रिय होते हैं और स्वप्रिय व्यक्तित्व वाले होते हैं। अगर ये कभी कभी नहीं होता तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया है। प्रीति प्रतिदिन जब अपने स्कूल जाती है तो वह एक वहाँ पर एक प्रकार घड़ी देखती है। उस कार का नंबर 110 10 है। तो सुमन से कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम्हारे स्कूल के पास जो ये कार खड़ी रहती है उसका नंबर तुम्हें कुछ याद है क्या? इस पर वह तुरंत कहती है कि उसे गाड़ी का नंबर 10 है। यह अधिगम दर्शाता है। चूंकि कार का नंबर 10 है इसलिए उसे याद हो गया। कुछ अधिगम बिना इच्छा के भी होते हैं, बिना इच्छा का कोई अधिगम नहीं होता। कार चूंकि प्रिंसिपल की थी इसलिए इसका नंबर याद है। ऑप्शन तो सारे अजीब हैं, सारे ऑप्शन अजीब वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, प्रिंसिपल के है इसीलिए याद होगा, ये भी नहीं होगा। क्या ये सिर्फ 10 है इसीलिए याद होगा? ऑप्शन डी एंड ए खत्म हो गया। अब बचता ऑप्शन नंबर बी एंड सी। बिना इच्छा के अधिगम नहीं होता, ये सही, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कुछ अधिगम बिना इच्छा के भी हो जाते हैं, मतलब आप उसे ध्यान नहीं देते, अगर एक बार आप उसे देख लिए तो आपके जहन में फिट बैठ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को तरफ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। शिक्षक को शिक्षण कराते समय इनमें से किस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक नहीं है? पाठ के अधिगम कराने के पूर्व उस समय से संबंधित छात्रों को पूर्व ज्ञान को जान ले। अधिगम कराए जाने से पूर्व पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। पाठ को निश्चित से अनिश्चित की ओर ले जाएं। पाठ को सरल से जटिल की ओर ले जाएं। तो क्या होगा राइट आंसर? पहले देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन देखिए, पूर्व से संबंधित, पूर्व ज्ञान, ये चीज़ें छोड़ दी। ऑप्शन पूर्व ज्ञान, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप अगर नोटिस करेंगे तो पाठ को पहले निश्चित करेंगे, मतलब जो आप बच्चे को जानते हैं, आप जो बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे ये चीज़ें सीख चुके हैं उनको बढ़ाएं। उसके बाद अनिश्चित वाले प्रश्न पे जाएं, मतलब पहले प्रत्यक्ष के रूप में जाएं, प्रत्यक्ष के रूप में जाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। महेंद्र सिंह धोनी जब डीएवी स्कूल में पढ़ा करते थे तब उनके विकेट कीपिंग के प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस सबसे ज़्यादा अपने अनुसार किस प्रविधि का इस्तेमाल करते होंगे? उन्हें अभ्यास अधिक कराते होंगे, उन्हें यह बताते होंगे कि उनके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, खुद विकेट कीपिंग करके उन्हें सिखाते होंगे। दूसरा लास्ट है ऑप्शन चौथा, दूसरे सभी छात्रों से विकेट कीपिंग कराते थे तभी तथा धोनी को उनका अवलोकन करने के लिए कहते थे। क्या ऑप्शन होगा? जाहिर सी बात है वो फिजिकल बॉडी काम है। फिजिकल बॉडी जब यहाँ पर बात करेंगे, फिजिकल जब कार्य होगी तो फिजिकल कार्य में अधिक से अधिक एक्सरसाइज यहाँ पर की चीज़ें की करने की ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो अभ्यास कराने पर बल दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। यह सत्य है कि सभी छात्र कभी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि छात्रों को हल करने हेतु समस्या न दी जाए।
बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक छात्र में बेहतर समस्या समाधान करने की क्षमता उत्पन्न करने हेतु उसे उन्हें देना चाहिए, समय देना चाहिए, अवसर देना चाहिए और क्या होनी चाहिए, विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध कराने चाहिए, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समस्या हल कराने चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल कराने का अवसर प्रदान करें तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बच्चे को विभिन्न प्रकार की समस्या को हल कराने का अवसर देना चाहिए। हमने कहा कि उसे कुछ समस्या है जो सभी बच्चे हल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे समस्या ही नहीं दिया जाना चाहिए, उसे समस्या दिया जाना चाहिए। समस्या अगर वो लेंगे तो कुछ समस्या को धीरे धीरे सॉल्व करके वो आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अधिगम वक्र है, अधिगम की प्रगति का सूचक, अधिगम की मौलिकता का परख, अधिगम की गत्यात्मक स्वरूप का सूचक, अधिगम की रचना का सूचक। अधिगम वक्र क्या है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर पहले आप सोचिए। अधिगम की प्रगति का सूचक, पिछले क्वेश्चन कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सीटेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। नेहा 30 निरर्थक पदों की सूची को सीखने में 20 प्रयास लेती है, 5 दिन बाद उसे फिर सीखने मात्र 15 प्रयास लेते हैं, परिस्थिति के अनुसार सीखना में बचत कितना प्रतिशत हुआ? पहले 30 बार लेती है, अभी 15 बार लेती है, तो जाहिर सी बात है 25%, 30 कितना है यहाँ पर 35%, 65%, 75%। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर 75%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। सीखने की प्रभावकारी विधि कौन सी नहीं है? सरल विधि तथा कठिन विधि, पूर्ण विधि तथा अंश विधि जो प्रभावकारी नहीं है, ये चीज़ें पूछा है। आगे देखते हैं, अभिप्राय सीखना का प्रशासनिक विधि, अविराम विधि। तो क्या यहाँ पर प्रभावकारी की अगर बात करें तो सरल तथा कठिन विधि, ये प्रभावकारी बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पर। सुधीर का पैर जब अंधेरे में रस्सी पर पड़ता है तो वह उसे सांप समझकर बैठता है, ऐसा होना कारण है? अधिगम का गलत तरीके से होना, प्रत्यक्षीकरण, भ्रम, विभ्रम। सोचने वाली बात है, किसी रस्सी को उन्होंने सांप समझ लिया तो वो भ्रम में है। ज़्यादा कुछ दिमाग पर जोर डालने वाली बातें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। प्रदीप इस अधूरे वाक्य को पानीपत का प्रथम युद्ध डैश ईस्वी में, मतलब कौन सी ईस्वी में हुआ था, को पूरा करता है तो यह समझा जाएगा। प्रदीप ने अन्वेषण द्वारा सीखा है, प्रदीप ने एक ऐसे अन्वेषण द्वारा विधि को सीखा है जो रटकर पूर्ण किया गया है। प्रदीप ने रटकर सीखा है, प्रदीप ने अर्थपूर्ण सीखा है। देखिए, दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, रटकर और रटकर, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, नेगेटिव आती है, नेगेटिव टैग वर्ड गलत हो गया, बचा ऑप्शन नंबर बी एंड सी गलत। ऑप्शन ए या ऑप्शन डी आपके सामने क्या राइट आंसर होगा? तो अर्थपूर्ण राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रदीप ने अर्थपूर्ण सीखा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, उसको कोई लॉजिक से सीखा होगा, तर्क से सीखा होगा, किसने जीता किसने हारा, तभी वो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ आया होगा उसे। अब आते हैं सीडीपी के, हमने कितने क्वेश्चन किए? सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन किए, मिनिमम 25 यहाँ पर करने हैं। 5 क्वेश्चन अगर 5 टॉपिक आते हैं सभी सब्जेक्ट सीटेट में, 5 टॉपिक में अगर 25 क्वेश्चन अगर पर टॉपिक अगर आप करते हैं तो यहाँ पर 125 मार्क्स आप आराम से गेन कर पाते हैं। अगर 125 नहीं तो 120 भी मार्क्स अगर आपको यहाँ पर आते हैं तो आप अच्छे रैंक से गुजर रहे हैं और आप निश्चिंत रूप से सफल होंगे सीटेट को पास करने के साथ साथ जॉब हासिल करने के लिए। इसके लिए आपको 3 फॉर्मूले अपनाने होंगे। सबसे पहले नोट्स लेने होंगे, लेक्चर क्लास आपको अटेंड करनी होगी, ठीक है, लेक्चर क्लास आपको अटेंड करनी होगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में यानी टेस्ट सीरीज़ में आपको भाग लेने होंगे। नोट्स के लिए आपको 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके 100% जानकारी